प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम और न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। जो आपका बीटा स्पेक्ट्रम है बच्चों, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आपको ये देखना है कि ये जो आपका बीटा स्पेक्ट्रम है, इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो बीटा आपका एमिट होता है पार्टिकल, वो क्यों होता है। तो आपको पता है कि कोई भी न्यूक्लियस होता है वो अपनी स्टेबल कंडीशन में आने की हमेशा कोशिश करता है। न्यूक्लियस का क्या, आप कोई भी फिजिकल कोई भी बॉडी हो, हर बॉडी का जो कोशिश है वो ये रहती है कि वो स्टेबल स्टेट में आए, या आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आए। लेकिन यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम नहीं बोलना है, स्टेबल स्टेट बोलना है। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर आपका न्यूक्लियस बना होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक रेशो होता है। अगर वो रेशो इक्वल ना हो, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। तो हो सकता है उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा हो। तो जौन सा पार्टिकल इसके अंदर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस क्या करता है, मान लिया प्रोटॉन ज्यादा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, न्यूट्रॉन में। अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटॉन में। और फिर क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो ये रीजन है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए क्या है, जो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो है या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है, उस रेशो को मेंटेन रखने के लिए, या कह सकते हो स्टेबल होने के लिए, वहां से आपके पार्टिकल एमिट होते हैं। और वो पार्टिकल यहाँ पे कौन से हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, वो है बच्चों बीटा पार्टिकल। तो ये तुम्हें पता चल गया कि बीटा पार्टिकल के एमिशन की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो क्या है मान लिया हमने कि इस न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल आपके एमिट हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लॉज होते हैं आपके। सबसे पहला लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जो थर्ड वन है बच्चों यहाँ पे, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन। अब हम क्या मान के चलते हैं कि जो ये बीटा पार्टिकल का एमिशन है, ये हम ये मान के चलते हैं कि ये टू बॉडी है आपका, यानी कि कोई भी आपका न्यूक्लियस है, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स से। तो इसमें से मान लिया आपका बीटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, एमिट। बीटा पार्टिकल आपके दो तरह के होते हैं बच्चों। एक तो होता है -1e0 और दूसरा होता है +1e0। इसको तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन और इसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन। दोनों का मास जो होता है वो सेम होता है, सिर्फ क्या है, चार्ज का फर्क है बच्चों। तो हम मान लेते हैं कोई भी न्यूक्लियस है, वो बीटा पार्टिकल आपका एमिट करता है। तो क्या होगा, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉन एमिट करता है तो Z+1y a हो जाएगा, +-1e, यानी कि इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है। कैसे होता है ये आगे बताएंगे, पहले एक बार इसको जस्ट हमें ये तीन लॉ देखने हैं, ये वैलिड है या नहीं।
तो जो कंटिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम होता है वो उसका ग्राफ देखोगे बच्चों, तो कुछ इस तरह से उसका ग्राफ आता है। इस एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, बीटा पार्टिकल की, और इधर क्या है बच्चों आपका नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन कह सकते हो, जोन सा एमिशन आपको करवाना, या कह सकते हो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको क्या माना है, टू बॉडी प्रॉब्लम माना है। ठीक है, कि ये कोई न्यूक्लियस था इससे बीटा पार्टिकल आपका एमिट हुआ और ये हमें क्या है, एक डॉटर न्यूक्लियस मिल गया। यानी कि एक न्यूक्लियस आपका क्या है, स्टेबल होने के लिए वहां से बीटा पार्टिकल एमिट करता है, और एक क्या आपको डॉटर न्यूक्लियस मिल जाता है जो आपका स्टेबल होता है। तो अब हम इसके ऊपर ये तीनों कंजर्वेशन जो लॉज हैं आपके, ये देखते हैं सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब ये जो बीटा का आपका स्पेक्ट्रम है, या जो इक्वेशन है कि ये टू बॉडी आपका एमिशन है, ये राइट है या रोंग है। अगर इन तीनों लॉज को ये फॉलो करता है तो ये राइट है, अगर ये लॉज यहाँ पे वायलेट हो जाते हैं तो क्या ये रोंग है। तो हम इनको बारी बारी से देखते हैं क्या। अब देखो सबसे पहले क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो ग्राफ हमने बनाया है बच्चों, इसमें जो इस एक्सिस पे क्या आपकी एनर्जी है, इस पे क्या है नंबर है। तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो ये होती है बच्चों, ये पॉइंट है यहाँ, और इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। अब अगर ये टू बॉडी आपकी प्रॉब्लम है, इस न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और डॉटर न्यूक्लियस क्या आपका हैवी है क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये सिर्फ यहाँ से क्या है आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, मतलब बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है। तो इसका मतलब जो आपकी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ले गया, क्योंकि ये तो क्या है हैवी पार्टिकल और रेस्ट पे है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सारी एनर्जी ये ले गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता ही है रेस्ट पे है। तो इस जो मैक्सिमम एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट एनर्जी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होनी चाहिए, इतनी। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा बच्चों तो उसकी एनर्जी इतनी ना होगी, मान लिया इतनी मिली, ये या ये मान सकते हो, कौन सी भी मान सकते हो। तो प्रैक्टिकली हमें इतनी एनर्जी मिली है, और इस इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या है कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी का गैप है, ये इतना गैप, इतनी एनर्जी आपकी कहीं गायब हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब क्या है, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है अगर हम बीटा एमिशन को टू बॉडी प्रॉब्लम मानते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, लॉ आपका वायलेट हो रहा है। इसके बाद समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की कितनी होनी चाहिए, बीटा पार्टिकल की ये होनी चाहिए, क्योंकि सारी एनर्जी ये लेके जा रहा है, क्योंकि लाइट पार्टिकल यहाँ से एमिट हुआ। लेकिन एक्चुअली में जब प्रैक्टिकली देखा तो इतनी एनर्जी मिली। जब इन दोनों को हमने देखा तो इतना ही आपका क्या है, बीच में एनर्जी में डिफरेंस आया है। तो ये एनर्जी कहाँ लॉस्ट हुई, हमें इसका आंसर ढूंढना है, वो आगे ढूंढेंगे जाके। अब दूसरा आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब देखा बच्चों इस चीज को, तो हमने क्या पाया कि मान लिया ये हमारा कोई पेरेंट्स न्यूक्लियस था, ये वाला, ये किस में टूट गया, डॉटर में, और एक बीटा पार्टिकल। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या बच्चों, जितना आपका मोमेंटम ये गेन करेगा उतना ही ये गेन करेगा। और दूसरा क्या है, जो डायरेक्शन है इनकी वो बिल्कुल
एग्जैक्ट अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि बीटा पार्टिकल उधर जाएगा तो आपका डॉटर न्यूक्लियस इस साइड आएगा। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हुआ। आपका डॉटर न्यूक्लियाई तो मान लिया इधर जा रहा था और जो बीटा पार्टिकल था आपका वो इधर जा रहा था। तो यहां से फिर से क्वेश्चन अराइज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है आपका वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो थर्ड जो हमारा कंजर्वेशन है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ स्पिन। अब कंजर्वेशन ऑफ स्पिन में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास बोरोन है, आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, और मास नंबर होता है इसका बच्चों 12। ये बोरोन था आपका, या कह सकते हो कोई मतलब बोरोन का न्यूक्लियस है। इसने स्टेबल होने के लिए क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज हो गया। वो ये कैसे होता है आगे बताऊंगा, बस जस्ट यहाँ पे हमें स्पिन देखना है, कंजर्वेशन ऑफ स्पिन। तो देखो इधर जो स्पिन है, बोरोन की स्पिन 1 होती है, जो आपका कार्बन है उसकी स्पिन 0, और जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका उसकी स्पिन हाफ होती है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पिन आपकी वो इंटीग्रल स्पिन है, और राइट हैंड साइड में जो स्पिन है वो क्या आपकी हाफ इंटीग्रल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका स्पिन कंजर्वेशन का लॉ था वो भी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो हम अगर इस बीटा एमिशन को या इस बीटा स्पेक्ट्रम को अगर 2 बॉडी प्रॉब्लम मानते हैं, यानी कि एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा और एक बीटा निकल जाएगा, तो ये सारे जो कंजर्वेशन लॉ है ये वायलेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई और भी है, और वो कौन है, वो है बच्चों एक पार्टिकल बोलते हैं, आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने कभी भी नहीं पढ़ा है। वो होता है आपका न्यूट्रिनो, और एक इसी का जुड़वा भाई होता है एंटी न्यूट्रिनो। इसका बच्चों रेस्ट मास जो होता है वो है 0, दोनों का ही। दूसरा क्या है, चार्जलेस होता है ये भी आपका चार्जलेस होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है बच्चों, स्पिन का होता है। स्पिन इसकी क्या होती है बच्चों, हाफ स्पिन होती है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो दोनों का मास और चार्ज सेम होता है, स्पिन हाफ होती है। लेकिन स्पिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो आपका न्यूट्रिनो होता है, जो आपका न्यूट्रिनो होता है बच्चों, उसकी स्पिन मान लिया आप न्यूट्रिनो को आप लेफ्ट हैंड, आपने वो पढ़ा होगा, एक लॉ होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल है शायद वो, जस्ट ए मिनट, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल। या इसको जनरली आप कुछ भी मान, जो आपका थंब होता है, मान लिया वो आपको डायरेक्शन ऑफ, ये मान लिया थंब आपका ये डायरेक्शन ऑफ मोशन दे, तो आपकी जो उंगलियों की कर्ल होती है, आप अपनी उंगलियों को बंद करोगे, तो जब लेफ्ट हैंड की आप अपना हाथ बिल्कुल सीधा करो, और सीधा करने के बाद जो आपका थंब है ऊपर की तरफ, वो तो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अब अपनी उंगलियों को आप बंद करो, तो बंद करोगे तो आप क्या देखोगे
कि जो रोटेशन आ रही है वो क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है। यानी कि जो आपका न्यूट्रिनो है उसकी स्पिन क्या है आपकी, क्लॉकवाइज। और एंटी न्यूट्रिनो क्या है बच्चों आपका, जब आप अपने राइट हैंड को इसी तरह से बिल्कुल हाथ सीधा करके, जो आपका थंब है वो तो डायरेक्शन देगा आपको, और जो उंगलियों की कर्ल है आपकी ये कर्ल क्या देगी आपको, स्पिन देगी, तो वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में बच्चों अगर डिफरेंस आ जाए तो आपको ये सारा पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम बीटा स्पेक्ट्रम को। अब जो जो कंजर्वेशन हमें चाहिए था वो सारा बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फॉलो करेगा। तो दोबारा से हम बनाते हैं डायग्राम। तो इधर क्या थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या बीटा पार्टिकल, बीटा ही बोलना, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलना, बीटा में आपका पॉजिट्रॉन भी आ जाएगा। और इधर क्या था, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, ये आपकी थी एंड पॉइंट एनर्जी। तो इस चीज का पता आपके साइंटिस्ट थे, पोली नाम के साइंटिस्ट थे। 1930 में उन्होंने कहा कि आप जो बीटा स्पेक्ट्रम ड्रा कर रहे हो उसके अंदर ये सारे जो ला वायलेट हो रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है कि आप जो इस एमिशन को ये मान रहे हो कि पेरेंट्स न्यूक्लियस एक डॉटर में टूट जाता है और दूसरा बीटा पार्टिकल में। ऐसा नहीं है, इसके साथ एक और पार्टिकल साथ में एमिट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो बच्चों होता क्या है, अब मान लिया ये कोई आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, ये पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर में टूटेगा प्लस बीटा पार्टिकल में टूटेगा और साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा या एंटी न्यूट्रिनो, वो डिपेंड करेगा बीटा पॉजिटिव है या बीटा नेगेटिव है। तो अब देखो बच्चों, जब इस पेरेंट न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलेगा, अब इस ग्राफ को स्टडी करेंगे हम, क्योंकि अल्फा डीके में आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी थी वो क्वांटाइज्ड थी, लेकिन यहाँ बीटा का आप जब आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो ये क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो अब इसी चीज को हमें स्टडी करना है कि कॉन्टिन्यूअस क्यों आ रहा है, एनर्जी क्वांटाइज क्यों नहीं, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप एक्सप्लेनेशन इसकी करोगे तो जब आपका पेरेंट न्यूक्लियस है वो डॉटर में और बीटा में टूटेगा और साथ में क्या आएगा, न्यूट्रिनो आएगा। न्यूट्रिनो क्या है बच्चों, आपका एनर्जी कैरियर है, ठीक है। अब जब पेरेंट न्यूक्लियस से आपका डॉटर न्यूक्लियस, बीटा और न्यूट्रिनो, ये तीनों चीजें अलग अलग बनेंगी, तो बच्चों दो तीन तरह की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकती है कि जब पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर आपका बने तो हो सकता है कि सारी की सारी एनर्जी कौन ले जाए, बीटा पार्टिकल ले जाए, ना तो न्यूट्रिनो के इससे कोई एनर्जी आए और ना ही डॉटर न्यूक्लियस के, यानी या कह सकते हैं मतलब बहुत कम एनर्जी किसके हिस्से आए, डॉटर न्यूक्लियस के, और बहुत कम एनर्जी किसके हिस्से आए, न्यूट्रिनो को आए। तो उस टाइम बीटा पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट एनर्जी। तो ऐसा बहुत कम होता है कि सारी की सारी एनर्जी बीटा पार्टिकल ले जाए। इसलिए देखो ये जो पॉइंट बनाया ना यहाँ पे मैंने डॉट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल देखो आप इस ग्राफ के अंदर, तो लगभग एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है, यानी कि लगभग 0 के पास ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे कुछ पार्टिकल हो सकते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ले जाएंगे। मतलब क्या है
ये कंडीशन होने के बहुत कम चांस हैं कि सारी की सारी एनर्जी अकेला बीटा ही ले जाए। कुछ एनर्जी डॉटर भी लेता है, कुछ न्यूट्रिनो भी लेता है, मतलब तीनों में शेयर होती है। तो इसलिए इस ग्राफ में जो एंड पॉइंट एनर्जी पे हमने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल दिखाए हैं वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं, मिनिमम कह सकते हो, लो कह सकते हो। तो ये तो था हमारा एक केस, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो आपका एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, मतलब बीटा पार्टिकल के पास कम आए, इतनी कम भी नहीं कि जीरो हो जाए, मैक्सिमम से थोड़ी, जो अभी मैक्सिमम एनर्जी लेके जा रहे थे उससे थोड़ा सा नंबर ज्यादा हो जाए, यानी कि कुछ डॉटर भी ले जाए, कुछ न्यूट्रिनो भी ले जाए। अब देखो ये पॉइंट है आपका, इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, 0। यहाँ पे 0 मानेंगे हम, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे बीटा पार्टिकल का नंबर है कुछ ना कुछ, मान लिया वो यहाँ पे 10 हो, चाहे 100 कह सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, वो मैक्सिमम है, वो कितने भी मान सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी एनर्जी बीटा ले जाए, ऐसा भी नहीं है कि बीटा की एनर्जी 0 हो जाए, क्योंकि देखो इस वाई एक्सिस पे भी कोई ना कोई वैल्यू है बीटा पार्टिकल की, कि इस पॉइंट पे भी उनके पास एनर्जी है। तो इसमें क्या था, मैक्सिमम एनर्जी ले रहे थे बीटा, इसमें क्या है, मिनिमम भी एनर्जी वो लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर 0 नहीं हो रहा बच्चों, एनर्जी बेशक 0 है, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या है, बीटा पार्टिकल एनर्जी आपके गेन कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, इस ग्राफ में आप ये देखोगे कि जो सबसे ज्यादा नंबर हैं, मैक्सिमम नंबर हैं जो, वो एक मीडियम एनर्जी पे आ रहे हैं आपके। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जब इसका मतलब ये है कि जो आपकी एनर्जी है वो डॉटर में भी शेयर हो रही है, न्यूट्रिनो में भी शेयर हो रही है, और बीटा पार्टिकल में भी शेयर हो रही है। ये आप ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा जो बीटा पार्टिकल हैं वो मीडियम एनर्जी के एमिट होते हैं। समझ में आई बात? जो मैक्सिमम नंबर होगा बीटा पार्टिकल का एमिट होने का, वो मीडियम कह सकते हो, या एवरेज एनर्जी के आपके एमिट होंगे। तो 3 केस है यहाँ पे, हो सकता है बीटा सारी एनर्जी ले जाए, मतलब मैक्सिमम ले जाए, हो सकता है बीटा मिनिमम पे भी रह जाए। मिनिमम का मतलब क्या है बीटा का, देखो ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है। मिनिमम का मतलब ये है, जैसे ही पेरेंट न्यूक्लियस से